गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। अब नर एवं मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं ये अगर अपन देखें तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पीढ़ी एकांतरण। उस पीढ़ी एकांतरण में हमने पढ़ा था कि जो प्रथम पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी, ठीक है, प्रथम पीढ़ी को अपन कहते हैं बीजाणुविद पीढ़ी कहते हैं। ये कैसी पीढ़ी होती है, यानी ऐसा पुष्प होता है जिसमें ऐसा पादप होता है जिसमें पुष्प नहीं आता है, ठीक है ना, यानी कि पुष्प रहित पीढ़ी होती है, पुष्प रहित पादप एक तरह से ये होता है। अब इसकी द्वितीय पीढ़ी जो आएगी वह द्वितीय पीढ़ी जो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो पादप है, अब इसमें पुष्प आ जाता है। तो ऐसी पुष्प युक्त पीढ़ी, ठीक है, जिसमें पुंकेसर के अंदर जो है, पुंकेसर के अंदर पराग कण का निर्माण हो जाता है, ऐसी पीढ़ी को अपन क्या कहेंगे, युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहेंगे। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वह बेसिकली किसके अंदर डेवलप होती है, पुष्प के अंदर। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है इसके बारे में अपन देख चुके थे, लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए मैं वापस थोड़ा सा रिव्यू करूंगा कि जो पुष्प वाला जो भाग होता है, उस पुष्प के 4 भाग होता है। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया था, KCAG, यानी सबसे बाहर की तरफ बाह्यदल जिसे कैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर कोरोला यानी जिसे दल कहते हैं, उसके अंदर पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, और उसके अंदर जायांग जिसे गाइनोशियम कहते हैं। ये 11th में आपको पुष्प सूत्र लिखने में भी मदद किया था, 11th में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो अब जो पुष्प होता है, ये अपन ने देखा था कि पुष्प का जो ये स्त्री केसर वाला भाग होता है इसे अपन वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है ना, ये वर्तिका, ये अंडाशय वाला भाग, और इसी अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, ये जो बीजांड होता है, इसी बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है जिसे कि अपन गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे, स्त्री केसर। ये एकल सदस्य है स्त्री केसर या अंडक, जिसको संयुक्त रूप से अपन जायांग कहते हैं या गाइनोशियम कहते हैं, जिसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो दूसरा चक्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इसको पराग कोष कहेंगे, पराग कोष, और इसको पुतंत्र। ठीक है, और इसको सम्मिलित रूप से अपन कहेंगे पुंकेसर, और इसके संयुक्त चक्र को अपन कहेंगे पुमंग या एंड्रोशियम जिसे ए से डिनोट करते हैं। और इसके बाहर की तरफ जो है ये पंखुड़िया पाई जाती है, पंखुड़िया, ठीक है ना, जिसको अपन दल और संयुक्त रूप से दल पुंज कहते हैं, यानी कोरोला। और इसके बाहर की तरफ ये जो हरे संरचनाएं पाई जाती है इनको अपन क्या कहेंगे, बाह्यदल, जिसे कैलिक्स कहते हैं, और इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसके 4 चक्र होते हैं, 2 चक्र जो है सहायक चक्र कहलाते हैं और 2 चक्र जो है अनिवार्य चक्र कहलाते हैं। ठीक है ना, तो और इसके बाहर की तरफ एक थैलेमस या पुष्पासन होता है, और ये पुष्पवृंत होता है। ठीक है, तो ये पुष्प की पूरी संरचना थी। अब पुष्प की पूरी संरचना को यहाँ देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि अपन नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नर युग्मकोद्भिद जो होता है वह किसमें पाया जाता है, पुंकेसर में पाया जाता है। ठीक है ना, और मादा युग्मकोद्भिद जो होता है वह किसमें पाया जाएगा, स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में।
ठीक है, इसी को आगे अपन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं नर युग्मकोद्भिद की, कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है, अभी अपन ने देखा कि पुंकेसर के अंदर स्थित होता है। तो पुंकेसर की संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना एवं विकास, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पुंकेसर की संरचना देखेंगे। तो पुंकेसर जो होता है उसको अपन ने देखा है, इसको वापस में अभी अपन डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने को बहुत ही ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को मैं एक एक चीज को आपके क्लियर करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये वाला जो भाग है वह पराग कोश कहलाता है, इसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अपन सम्मिलित रूप से पराग कोश कहेंगे, ठीक है। जबकि इसकी ये दो भाग अलग अलग भाग हो रखे हैं, इसको अपन कहते हैं पराग पाली, ठीक है, इंग्लिश में लोब कहते हैं। अब प्रत्येक पराग पाली जो है वापस ऐसे दो भागों में डिवाइडेड होती है। इस भाग को परागपुट या पॉलन सैक कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉलन सैक को ही लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन इस प्रकार से भी बता सकते हैं, ये ठीक है ना, ये जो मैंने परागपुट बताया ना, इसको इस प्रकार से भी अपन बता सकते हैं। यानी एक पराग पाली में दो परागपुट होते हैं और उन्हीं परागपुटों को अपन लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और इन लघु बीजाणु धानी के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है और ये पराग कण जो है स्फुटित होकर के बाद इस प्रकार से पादप के स्त्री केसर वाले भाग के ऊपर गिरेंगे, ठीक है। तो ये लघु बीजाणु धानी होते हैं। ये लघु बीजाणु धानी जो गोलाकार जो संरचना है ना, इसके अंदर गोलाकार संरचना जो है ये लघु बीजाणु धानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से ये जो लघु बीजाणु है यही वास्तविक रूप से नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको ही अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। वापस मैं फटाफट बता देता हूं। ये जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर का ऊपरी भाग परागकोश होता है और परागकोश की दो पालियां होती है और दो पालियों में वापस ये ऐसे गोलाकार जो संरचना होती है, इनको परागपुट कहते हैं। इन्हीं परागपुटों को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं और इन्हीं लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है और उनको अपन क्या कहते हैं, गुड, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट वगैरह होते हैं, इनकी अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। इसको अगर अपन सेक्शन कटिंग करके देखें, जैसे सेक्शन कटिंग, ऐसे सेक्शन कटिंग किया तो इस प्रकार की संरचना दिखती है। इसी को अपन ढंग से डायग्राम बना करके देखेंगे, परागकोश की संरचना। अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश की संरचना का अध्ययन अपन करेंगे। अब परागकोश की जो संरचना का अध्ययन किया जाता है वह दो स्टेप के अंदर किया जाता है। पहला है परागकोश भित्ति, ठीक है, और दूसरा है बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन उत्तक। अब इन दोनों चीजों को अपन डायग्राम में अच्छे से समझेंगे।
अब डायग्राम बनाएंगे अपन। तो डायग्राम बनाने का जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं। उल्टा आपको ऐसे 3 लिखना है, ये 3 लिख दिया। अब इधर भी आपको वापस 3 लिखना है। इस प्रकार की ये संरचना बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अपन स्टार्टिंग में अभी बनाया था ना पुंकेसर के अंदर, वो वही संरचना है मैंने बनाई है। ठीक है ना, उसी को अपन एक तरह से जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 4 संरचनाएं स्थित है इसके अंदर। देखिए ये मैंने बनाया था जो, वही है। 4 संरचनाएं स्थित है। इन 4 संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? पराग पुट, या इंग्लिश में कहेंगे पॉलन सेट या लघु बीजाणु दानी। ठीक है ना, इनके अंदर ही ये पुंकेसर बने। ठीक है, अब क्या होता है इसको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले एक ये बीज का उत्तक होता है, इसे योजी कहते हैं। ठीक है ना, योजी या कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब इसको अपन 2 पॉइंट के रूप में स्टडी करेंगे। मैंने बताया था कि परागकोश भित्ति और बीजाणुजन उत्तक। तो परागकोश भित्ति जो होती है, ये वाली परागकोश भित्ति है, यहां से लगा करके यहां तक। ठीक है, और ये अंदर वाला जो भाग है वह लघु बीजाणु धनी कहलाएगा, और अंदर वाले ये उत्तक होंगे, लघु बीजाणु उत्तक कहलाएंगे। तो अब अपन सबसे पहले परागकोश भित्ति के बारे में देखते हैं कि परागकोश भित्ति जो होती है वह किस प्रकार की होती है। तो परागकोश भित्ति जो होती है वह 4 स्तरों की होती है। एक स्तर, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर जो होता है वो 2 से 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, और चौथा स्तर जो होता है वह एक स्तरीय होता है, जिसे अपन टेपिटम कहते हैं। तो इसको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। परागकोश भित्ति, सबसे बाहर का स्तर जो होता है वह होता है बाह्य त्वचा या एंडो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, जिसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बाह्य त्वचा कौन सी होती है? ये वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो भाग है, सबसे बाहर वाला स्तर परागकोश का, अपन परागकोश का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वह कौन सा भाग कहलाएगा? बाह्य त्वचा। ये एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय, और इसका कार्य क्या है? सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? परागकोश का अध्ययन अपन कर रहे हैं, ये परागकोश ही है। ठीक है ना, तो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करना है। यानी पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के सबसे बाहर वाला स्तर जो होता है, सबसे ऊपर वाला परागकोश जो होता है, उसकी परागकोश की सुरक्षा का ये कार्य करेगा। ठीक है, तो इस सबसे बाहर वाले स्तर को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। अब अपन अगला स्तर अपन देखते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अंतःस्थिसियम, अंतःस्थिसियम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अंतःस्थिसियम। इसको एपिडर्मिस, इसके अंदर वाले को एंडोथीसियम। ठीक है, आप हिंदी टर्म भी लिख सकते हैं और एग्जाम में इंग्लिश टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर वाला स्तर जो है वह थोड़ा सा इस प्रकार से आयताकार कोशिका इसमें होगी,
थोड़ी सी बड़ी कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इस दूसरे स्तर को अपन कहते हैं अंतःस्थितियम। ठीक है, ये अंतःस्थितियम वाला जो भाग होता है, इसकी कोशिकाओं की विशेषता होती है कि इसमें अल्फा सेल्यूलोज नाम का पदार्थ जो है इस स्तर में संग्रहित हो जाता है, जिसकी वजह से यू शेप की रेशेदार पट्टियों का निर्माण होता है। रेशेदार पट्टियों का निर्माण हो जाता है। अब इसका क्या कार्य है, रेशेदार पट्टियों का निर्माण क्यों होता है, इसका क्या कार्य है, वह अगर अपन देखें तो इसका कार्य होता है, ये क्या करेगा, नमी की स्थिति में, यानी कि जो रेशेदार पट्टियों का निर्माण हुआ ना, इस प्रकार से यू शेप ऐसे रेशेदार पट्टियों का निर्माण हो जाता है, यानी इस स्तर में ऐसे रेशेदार पट्टियों का निर्माण हो जाता है। अब ये रेशेदार पट्टियां क्या करेगी, जब नमी होगी ना बारिश की सीजन में या नमी की स्थिति में, ये इनमें तनाव उत्पन्न होता है, ये तनाव उत्पन्न होता है। बाहर का स्तर हो गया, ये सतही स्तर है, इनमें तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये फट जाती है। ठीक है ना, फट जाती है, जिस कारण से इसमें से होते हुए पराग कण जो है वह बाहर निकल जाता है। भाई पराग कणों को बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना परागगण के लिए, इसीलिए ये जो पट्टियां जो है, इन पट्टियों की वजह से जो है ये स्तर फट जाता है और वहां से होते हुए परागकण जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दूसरा स्तर हो गया। अब तीसरा स्तर अपन देखते हैं, मिडल लेयर। मिडल लेयर जिसे कहते हैं मध्य परत। ठीक है ना, अब ये मध्य परत वाला भाग यहां पर होगा, ये लगभग 3 स्तरीय होता है। ये 3 स्तरीय होता है। ठीक है, 3 स्तरीय होता है और इसका नाम होता है मध्य परत या मिडल लेयर। ठीक है, ये 3 स्तरीय होता है। अब ये जो 3 स्तरीय जो परत होती है, इस 3 स्तरीय परत भी इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है ना, 3 स्तरीय परत होगी, इसकी सुरक्षा का कार्य करेगी। अब इसके बाद में देखते हैं कि टेपिटम वाला जो भाग होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, ये तीसरा स्तर भाग था, इसके अंदर वाला जो भाग है वह टेपिटम वाला भाग होता है, यानी कि इस प्रकार से टेपिटम वाला भाग बनेगा। ये सघन जीव द्रव्य युक्त भाग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है टेपिटम, जिसे हिंदी में पोषुतक भी कहते हैं। पोषुतक, ठीक है ना, पोषुतक भी कहते हैं। अब ये जो टेपिटम वाला जो भाग होता है, ये टेपिटम वापस 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहली कोशिका जो है अमीबोइड या अमीबीय टेपिटम कहलाता है, और दूसरा जो भाग है स्रावी टेपिटम कहलाता है। ठीक है ना, अमीबोइड टेपिटम या स्रावी, दूसरा अमीबोइड टेपिटम और दूसरा वाला स्रावी टेपिटम वाला भाग कहलाता है। अब ये टेपिटम जो होता है, इस टेपिटम वाले भाग में प्रोयूबिस
नाम की गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। ये वाला जो भाग है ना, इसमें गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना, गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। ये वाला स्तर जो होता है, ये जो मैंने अभी बनाया ना, अब इसमें गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। इन गोलाकार संरचनाओं को प्रोयूबिस काय या प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं, ठीक है, प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। अब इस प्रोयूबिस बॉडी के ऊपर, यानी कि गोलाकार जो संरचना होती है ना, इन गोलाकार संरचनाओं के ऊपर कुछ पदार्थों का संग्रहण हो जाता है, लिपिड वगैरह की बनी होती है, और इनके ऊपर जो है कुछ पदार्थों का संग्रहण हो जाता है, जिसे अपन स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वगैरह कहते हैं। और ये पदार्थ जो है, इनका प्रोड्यूस के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का संग्रहण हो जाने की वजह से अब ये संरचनाएं यूबिस्काय कहलाती है। क्या कहलाती है? यूबिस्काय, ठीक है ना। अब यूबिस्काय का कार्य क्या है? अब इन यूबिस्काय का कार्य अगर अपन देखें तो जो परागकण जो होता है उसका बाह्य चोल होता है और दूसरा होता है अंतःचोल। ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल, और दूसरा होता है अंतःचोल। तो इस बाह्य चोल के ऊपर ये यूबिस्काय जो है इकट्ठी हो जाती है और इसको प्रतिरोधकता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, इस कारण से इसको प्रतिरोधकता प्रदान करती है। अब टेपिटम के ऊपर सबसे बड़ा सवाल आता है कि टेपिटम का कार्य क्या है, ठीक है ना, टेपिटम क्यों जरूरी है। तो टेपिटम जो होती है यह क्या करती है, इसके अंदर स्थित बीजाणुजन उत्तक जो होता है, बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक होंगे ये, बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाएं, ठीक है ना। अब इन बीजाणुजन कोशिकाओं से ये क्या होती है, बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं, और इन बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये टेपिटम जो होती है, ये टेपिटम अपने अंदर स्थित लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? पोषण देने का कार्य करती है, देने का कार्य करती है, ठीक है ना, पोषण देने का कार्य करती है। इसीलिए ऐसा सवाल भी आता है एग्जाम में कि अगर टेपिटम को रिमूव कर दिया जाए, टेपिटम को रिमूव कर दिया जाए या टेपिटम को नष्ट कर दिया जाए, परागकणों के विकास से पहले अगर टेपिटम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टेपिटम को जब अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो परागकण जो है वो बंध्य वृद्धि करेंगे, बंध्य एवं रुद्ध वृद्धि करेंगे, रुद्ध वृद्धि करेंगे, बंध्य और रुद्ध वृद्धि करेंगे। बंध्य और रुद्ध वृद्धि से क्या मतलब होता है? बंध्य यानी कि ये स्टेराइल हो जाएंगे, यानी कि अब इसमें निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, और रुद्ध यानी एबोर्टिव ग्रोथ करेंगे, यानी कि ये कंप्लीटली ग्रोथ नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है ना। तो टेपिटम के बिना जो है इसका निषेचन संभव नहीं है, यानी कि जो इसमें परागकण बनेंगे वह एक तरह से बंध्य हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे या रुद्ध वृद्धि करेंगे, जिसके कारण से यह गुरु बीजाणुओं को या अंड कोशिका को निषेचन करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी संरचना इसकी होती है। अब कुछ समय बाद में क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि इसमें इस वाले भाग में जब इसका तनाव वगैरह उत्पन्न होता है, तो तनाव वगैरह उत्पन्न होने के कारण जो है ये लघु बीजाणु यहाँ से स्फुटित होते हुए यहाँ से बाहर आ जाते हैं,
ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये स्टोमियम कहलाता है, स्टोमियम। और इस स्टोमियम से होते हुए ये परागकण स्फुटित होकर के जो है परागकण बाहर आ जाएंगे और परागण के लिए दूसरे पौधे के ऊपर जाएंगे और इस प्रकार से वहां पर परागण करेंगे। अब इसका अगला टॉपिक जो है लघु बीजाणु जनन अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।